क्या आप सीटेट, यूपीटेट, रीट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? और क्या आपको भी संस्कृत पेडागोजी का सिलेबस कंफ्यूजिंग लगता है? तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण शास्त्र यानी संस्कृत पेडागोजी के पूरे सिलेबस को डिकोड करेंगे। हमने पूरे सिलेबस को 6 सबसे महत्वपूर्ण भागों में बांटा है, जिससे आपको एक एक टॉपिक आसानी से समझ आ जाए। हम भाषा अर्जन से लेकर मूल्यांकन तक सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और बनाते हैं संस्कृत को अपना सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाषा आखिर है क्या? ये शब्द कहाँ से आया है? देखिए, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु? हाँ, भाष जिसका सीधा सा मतलब है बोलना या व्यक्त करना। इसकी एक बहुत सुंदर परिभाषा भी है, भाष्यते अनया इति भाषा। भाष्यते अनया इति भाषा मतलब जिसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, वही भाषा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये विचारों को जोड़ने वाला एक पुल है। विचारों का पुल, ये सोचने का एक अच्छा तरीका है। पर ये पुल बनता कैसे है? क्या ये हमें विरासत में मिलता है, जैसे आंखों का रंग? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमें हमारे माता पिता से विरासत में मिलती है। तो फिर ये एक अर्जित संपत्ति है। हम इसे अपने समाज से, अपने आसपास के माहौल से कमाते हैं। कोई भी बच्चा पैदा होते ही कोई भाषा नहीं जानता, वो उसे सीखता है। अच्छा, तो ये पूरी तरह से एक सामाजिक चीज है। बिल्कुल, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। और इसकी एक और खास बात है। वो क्या? कि इसका प्रवाह हमेशा कठिन से सरल की ओर होता है, और ये हमेशा बदलती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, वो एक नदी की तरह बहती रहती है। ठीक है, तो भाषा एक सामाजिक और लगातार बदलने वाली चीज है जिसे हम सीखते हैं। पर यहीं पर एक उलझन होती है। मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी भी सीखी और स्कूल में संस्कृत भी सीखी, लेकिन दोनों का अनुभव जमीन आसमान का था। कैसा अनुभव? हिंदी सीखना तो ऐसा लगा जैसे सांस लेना, वो अपने आप हो गया। लेकिन संस्कृत सीखना वो एक पहाड़ चढ़ने जैसा था। ऐसा क्यों? आपने अनजाने में ही हमारी चर्चा के सबसे बड़े मुद्दे को छू लिया है। यही अंतर शिक्षण शास्त्र का, पेडागॉजी का केंद्र है। अच्छा। हाँ, मनोविज्ञान में इन दोनों प्रक्रियाओं के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। एक है भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, और दूसरा है भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। सुनने में शायद एक जैसे लगें, पर ये 2 अलग दुनियाएं हैं। अर्जन और अधिगम, चलिए इसे समझते हैं। पहले अर्जन की बात करते हैं। ये क्या है? भाषा अर्जन एक अवचेतन सबकॉन्शियस प्रक्रिया है। जब हम किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित पढ़ाई के बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, बिना किसी कोशिश के। हाँ, तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं। इसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप सीख रहे हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। एकदम सही उदाहरण है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल होती है। इसमें व्याकरण या नियमों की कोई जरूरत नहीं होती होगी फिर? बिल्कुल नहीं। बच्चा तो बस अपने परिवार में, आस पड़ोस में दूसरों को सुनता है, उनकी नकल करता है, अनुकरण करता है और धीरे धीरे भाषा सीख जाता है। जैसे माँ बोलना या पानी बोलना सीखना, उसका ध्यान पर होता है, नियम पर नहीं। सही पकड़ा। उसका पूरा ध्यान कम्युनिकेशन पर होता है। तो फिर भाषा अधिगम इससे कैसे अलग हुआ? भाषा अधिगम अर्जन का ठीक उल्टा है। ये एक चेतन यानी कॉन्शियस और प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, इसमें आपको पता होता है कि आप एक भाषा सीख रहे हैं। आपको व्यवस्थित तरीके से नियमों और व्याकरण के साथ सीखना पड़ता है। ये तो बिल्कुल मेरे स्कूल की संस्कृत क्लास जैसा लग रहा है। हाँ, ये औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। इसके लिए आपको विद्यालय, शिक्षक, पाठ्यपुस्तकें, शब्दकोश, इन सब साधनों की जरूरत पड़ती है। द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत या अंग्रेजी सीखना भाषा अधिगम का उदाहरण हुआ। जी बिल्कुल। चलिए इन दोनों के बीच के अंतर को थोड़ा और साफ करते हैं। कुछ मुख्य बिंदु क्या होंगे? हम इन्हें कुछ आधारों पर समझ सकते हैं। पहला तो है प्रक्रिया। हाँ, अर्जन स्वाभाविक है, जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण। ठीक है। और दूसरा है वातावरण। अर्जन घर या समाज में होता है, जो अनौपचारिक है, और अधिगम विद्यालय में होता है, जो औपचारिक है। ये भी समझ आया। व्याकरण का क्या? अर्जन में व्याकरण की जरूरत ही नहीं है, जबकि अधिगम में व्याकरण अनिवार्य है।
वो तो आधार है। सही बात है। और प्राथमिकता किस पर होती है? अर्जन में पहली प्राथमिकता सुनने और बोलने पर होती है। बच्चा पहले बोलना सीखता है। और अधिगम में? अधिगम में प्राथमिकता पढ़ने और लिखने पर होती है। तो हम कह सकते हैं कि आमतौर पर मातृभाषा का अर्जन होता है और दूसरी या तीसरी भाषा का अधिगम। एकदम, ये इसका सार है। इस विषय पर मनोवैज्ञानिकों के विचार भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। उनके सिद्धांत एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और इस पे मनोवैज्ञानिकों में जबरदस्त बहस भी है। इसमें 4 नाम सबसे बड़े हैं। सबसे पहले किसका नाम आता है? नोम चॉम्स्की। हाँ, नोम चॉम्स्की। उनका सिद्धांत तो काफी क्रांतिकारी माना जाता है। उन्होंने भाषा अर्जन यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे LAD कहते हैं, उसका सिद्धांत दिया। भाषा अर्जन यंत्र? यस। ये क्या है, कोई मशीन? आप कह सकते हैं कि एक तरह की दिमागी मशीन। अच्छा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात, इनेट होती है। जन्म से ही? जी। उनके हिसाब से हर बच्चे के दिमाग में एक सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है। एक मिनट, यूनिवर्सल ग्रामर मतलब दुनिया की सारी भाषाओं का एक मास्टर ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में पहले से? कुछ ऐसा ही समझिए, जैसे दिमाग में एक वायरिंग पहले से है। बच्चा अपने माहौल में जो भाषा सुनता है, बस उसी भाषा का स्विच ऑन हो जाता है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। लेकिन BF स्किनर का नजरिया तो इससे बिल्कुल अलग था, है ना? वो तो इस जन्मजात वाली बात को नहीं मानते थे। बिल्कुल नहीं मानते थे। स्किनर एक व्यवहारवादी थे। उनके लिए दिमाग एक कोरी स्लेट, टैबुला रासा की तरह है। कोरी स्लेट? हाँ, वो कहते थे कि भाषा पूरी तरह से अनुकरण मतलब इमिटेशन और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है। अनुकरण और पुनर्बलन मतलब बच्चा बड़ों की नकल करता है और फिर उसे शाबाशी या डांट मिलती है। बिल्कुल। बच्चा दूध बोलने की कोशिश करता है, माँ खुश होकर उसे दूध दे देती है। ये एक पॉजिटिव पुनर्बलन हो गया। अभ्यास ही सब कुछ है। ये तो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जैसा लगता है, रटना, दोहराना और सही करने पर प्रशंसा पाना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेकिन तभी एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेव वाइगॉस्की। वॉयगॉट्स्की। हाँ। उनका जोर तो समाज पर था। हाँ। वॉयगॉट्स्की कहते हैं कि आप दोनों ही एक जरूरी चीज भूल रहे हैं, समाज। उनके अनुसार भाषा सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरैक्शन से सीखी जाती है। मतलब समाज के साथ बातचीत करके? जी। बच्चा अपने बड़ों से, दोस्तों से बात करके, मिलकर खेलते हुए भाषा सीखता है। भाषा सिर्फ विचार बताने का नहीं, बल्कि विचार बनाने का भी एक सामाजिक औजार है। अच्छा। और चौथे मनोवैज्ञानिक कौन है? चौथे हैं जीन पियाजे। उनका ध्यान एक बिल्कुल अलग चीज पर था। वो कहते हैं, आप सब भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन विचार का क्या? विचार का क्या मतलब? पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आते हैं। जब तक बच्चे के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, वो उसके लिए शब्द नहीं सीख सकता। ओह, तो पहले कॉन्सेप्ट फिर शब्द। सही। और उन्होंने अहम केंद्रित वाक्य यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच की भी बात की। आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते हुए खुद से बातें करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल करते हैं। से जोड़ सकते हैं। भारत में तो त्रिभाषा सूत्र चलता है। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। त्रिभाषा सूत्र के तहत संस्कृत को अक्सर तीसरी या वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ये सीधे सीधे अधिगम की श्रेणी में आ जाती है, अर्जन की नहीं। हम बच्चों को इसे एक विषय की तरह पढ़ाते हैं। मतलब हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो इसे नियमों और व्याकरण के साथ सीखें। बिल्कुल, उसके लिए माहौल तो है ही नहीं। तो फिर संस्कृत सिखाने का असल लक्ष्य क्या होना चाहिए? सिर्फ परीक्षा पास करना? नहीं, इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा गहरा है। पहला उद्देश्य है भाषा के माध्यम से संस्कृति को समझना। संस्कृत ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है। और दूसरा? छात्रों में शुद्ध उच्चारण विकसित करना, क्योंकि ये एक ध्वन्यात्मक भाषा है। तो आज की इस चर्चा में हमने भाषा अर्जन और अधिगम के फर्क को समझा, इससे जुड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी जाना और ये भी देखा कि संस्कृत शिक्षण इस पूरे दायरे में कहाँ फिट होता है। समस्या भाषा में नहीं, उसे सिखाने के तरीके में है। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके संस्कृत के अधिगम को अर्जन की तरह स्वाभाविक और रोचक बनाया जा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम क्लास में एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां छात्र संस्कृत को नियमों से ज्यादा बातचीत और अनुकरण से सीखें? शायद इस प्राचीन भाषा को सिखाने का भविष्य हमारी पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि ऐसे नए और इंटरैक्टिव तरीकों में छिपा है जो दिमाग को सीखने के लिए नहीं, बल्कि अर्जन करने के लिए प्रेरित करें। अगला टॉपिक है
संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संस्कृत जैसी एक कह सकते हैं एक प्राचीन और स्ट्रक्चर्ड भाषा को सिखाने के पीछे का विज्ञान क्या है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताएगी कि कैसे एक भाषा को सिखाने के कुछ बुनियादी नियम होते हैं और फिर उन्हें क्लासरूम में लागू करने के लिए पुराने और नए दोनों तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। जी। हम सफर शुरू करेंगे उन सामान्य सिद्धांतों से जो किसी भी भाषा को सीखने की नींव होते हैं। बिल्कुल। फिर हम देखेंगे कि एक शिक्षक के लिए क्लास में आगे बढ़ने का जीपीएस क्या होता है, यानी शिक्षण सूत्र। और फिर हम असल मैदान में उतरेंगे शिक्षण की विधियों पर, मतलब गुरुकुल की रटने वाली प्रणाली से लेकर बिना अपनी भाषा इस्तेमाल किए सीधे संस्कृत सिखाने वाले डायरेक्ट मेथड तक। अच्छा। और हम व्याकरण सिखाने के दो बिल्कुल विपरीत तरीकों, आगमन और निगमन की भी चीरफाड़ करेंगे। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार यह है कि संस्कृत सीखने का कोई एक सही तरीका नहीं है। ये हमेशा दो सिरों के बीच का एक चुनाव रहा है। एक तरफ है शुद्धता, जहां हर नियम सही होना चाहिए, सटीकता, और दूसरी तरफ है सहजता, जहां बोलने का प्रवाह ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी दुविधा को ध्यान में रखकर इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी नियमों की जो हर भाषा सीखने पर लागू होते हैं। जी। पहला और सबसे नेचुरल सिद्धांत है स्वाभाविकता का सिद्धांत। इसमें भाषा सीखने का वही क्रम बताया गया है जैसे एक बच्चा सीखता है। पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और आखिर में लिखना। इसे शॉर्ट में LSRW कहते हैं। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर यह सबसे गहरी बात है। अच्छा। कोई भी बच्चा पैदा होते ही लिखना या पढ़ना शुरू नहीं करता। वो महीनों तक सिर्फ अपने आसपास की आवाजें सुनता है, ध्वनियों को पहचानता है। सही बात है। फिर वो टूटे फूटे शब्द बोलने की कोशिश करता है। स्कूल जाना, पढ़ना, लिखना तो बहुत बाद में आता है। हाँ, बिल्कुल। संस्कृत शिक्षण भी इसी प्राकृतिक क्रम पर जोर देता है। पहले कान को साधो, फिर जबान को। ठीक है, सुनना और बोलना पहले आता है, ये समझ में आया, लेकिन सिर्फ सुनने बोलने से तो भाषा पर पकड़ नहीं बनती। मुझे याद है स्कूल में कहा जाता था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या यहाँ भी वही बात है? बिल्कुल। यहीं पर आता है अभ्यास का सिद्धांत। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। भाषा कोई जानकारी नहीं है जिसे रट लिया जाए। ये एक स्किल है, एक कौशल है। जैसे साइकिल चलाना या तैरना। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, बिना पानी में उतरे या साइकिल पर बैठे आप सीख नहीं सकते। भाषा के साथ भी यही है। सही है। लगातार अभ्यास, चाहे वो बोलने का हो या लिखने का, जरूरी है। लेकिन ये जो अभ्यास का सिद्धांत है, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लगता है, जैसे बस रट्टा मारना। क्या इसका मतलब यही है? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभ्यास का मतलब पहाड़े रटना नहीं है। तो फिर? यहीं पर रुचि का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत काम आते हैं। अगर अभ्यास बोरिंग होगा तो छात्र सीखेगा नहीं, भागेगा। इसलिए शिक्षक का काम है अभ्यास को एक खेल बनाना। जैसे संस्कृत में अंताक्षरी खेलना, श्लोकों का गायन करवाना या छोटे छोटे नाटक करवाना। ये सब भी तो अभ्यास ही है, पर मजेदार तरीके से। मतलब लर्निंग बाय डूइंग। जब छात्र खुद किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो वो दिमागी तौर पे ज्यादा सक्रिय होता है। एग्जैक्टली। निष्क्रिय होकर सिर्फ सुनते रहने से दिमाग थक जाता है। लेकिन जब छात्र खुद संवाद बोल रहा है या कोई पहेली सुलझा रहा है तो वो ज्ञान का निर्माण कर रहा है, सिर्फ उसे ग्रहण नहीं कर रहा। अच्छा। और दो और सिद्धांत हैं जो इसी से जुड़े हैं। एक है मौखिक कार्य का सिद्धांत, जो कहता है कि लिखने से पहले बोलने पर ध्यान दो, खासकर संस्कृत जैसी ध्वनियात्मक भाषा में। हाँ, जहाँ जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। गलत उच्चारण से गलत लिखने की आदत पड़ जाती है। और दूसरा शायद सबसे जरूरी है, खासकर एक टीचर के लिए, वो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ओके। सीधी सी बात है, क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। किसी की सुनने की क्षमता अच्छी होती है, किसी की लिखने की। सही बात है। एक अच्छा टीचर सिर्फ अपनी रफ्तार से नहीं पढ़ाता, वो क्लास में हर तरह के छात्र का ध्यान रखता है। तो ये हो गए बड़े बड़े आइडियाज, या कहें तो फिलॉसफी। पर एक टीचर जब क्लास में जाता है तो उसे एक रोड मैप चाहिए होता है। उसे कहाँ से शुरू करना है और किस तरफ जाना है। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर शिक्षण सूत्र यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग काम आते हैं। ये टीचर के लिए एक तरह का जीपीएस है, जो बताते हैं कि किस रास्ते से आगे बढ़ना है ताकि छात्र भटके नहीं। जैसे कि पहला सूत्र कौन सा है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। अच्छा, इसका मतलब है
हमेशा उस चीज से पढ़ाना शुरू करें जो छात्र पहले से जानता है, उसकी मातृभाषा के शब्द, उसके आसपास की दुनिया की चीजें। अगर आप उसे वृक्षः सिखाना चाहते हैं तो पहले पेड़ से शुरू करें जो वो जानता है। इससे वो नई जानकारी से डरता नहीं बल्कि उसे अपनी पुरानी जानकारी से जोड़ लेता है। ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात हुई। अगला सूत्र भी ऐसा ही आसान लगता है, सरल से कठिन की ओर। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हाँ, पहले आसान शब्द और छोटे वाक्य, फिर मुश्किल संधियां और समास। ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, लेकिन जो सूत्र मुझे सबसे दिलचस्प लगता है वो है मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। मतलब पहले सेब दिखाओ और उसे फलम कहो, ये मूर्त या ठोस ज्ञान है। बिल्कुल। और व्याकरण के नियम जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब ये अमूर्त विचार हैं, इन्हें बाद में बताओ। दिमाग ठोस चीजों जिन्हें हम देख या छू सकते हैं उनकी एक तस्वीर बना लेता है और उन्हें जल्दी पकड़ता है। एक बार जब बच्चे के दिमाग में फलम का मतलब एक असली सेब से जुड़ गया तो बाद में ये समझाना आसान हो जाता है कि अहम फलम खादामी वाक्य में फलम कलम क्यों है। सही है। आप सीधे नियम से शुरू करेंगे तो बच्चा उलझ जाएगा। और एक और सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। जी। इसका मतलब है कि पहले पूरी तस्वीर दिखाओ, फिर उसके हिस्सों पर बात करो। हाँ। जैसे पहले पूरा श्लोक या एक कहानी सुनाओ ताकि छात्रों को उसका भाव और लय समझ आए। हाँ। उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ और उसकी व्याकरण की बारीकियों में जाओ। हाँ, इससे संदर्भ बना रहता है। अगर आप सीधे शब्दों के अर्थ रटाने लगेंगे तो छात्र भाषा की आत्मा को महसूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सिद्धांत भी हैं और दिशा निर्देश भी। अब आते हैं असल तरीकों पर जिन्हें क्लासरूम में अपनाया जाता है। और यहीं पर हमें वो शुद्ध का बनाम सहजता की लड़ाई सबसे साफ दिखाई देगी। इन्हें हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राचीन विधियां और नवीन विधियां। बिल्कुल। प्राचीन विधियों में सबसे पहली है पाठशाला विधि, जिसे हम सब गुरुकुल प्रणाली के नाम से जानते हैं। हाँ, इसका एक ही मूल मंत्र था, कंठस्थीकरण, यानी मुंह जबानी याद करना। छात्र गुरु के पास रहते थे जिन्हें अंतेवासी कहा जाता था और वेदों, सूत्रों, व्याकरण के नियमों को शब्दशः रट लेते थे। इसमें तो याददाश्त बहुत तेज हो जाती होगी, लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी था? सबसे बड़ा नुकसान, इसमें ज्ञान का विश्लेषण, चिंतन या उस पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा। जो गुरु ने कहा वो पत्थर की लकीर है। इससे छात्र एक ज्ञानी तो बन जाता था पर चिंतक नहीं बन पाता था। ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग गौण था, शुद्धता और स्मरण शक्ति ही सब कुछ थी। और दूसरी प्राचीन विधि, वो ज्यादा जानी पहचानी लगती है, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। हाँ, इसे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने लोकप्रिय बनाया था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका पूरा फोकस व्याकरण के नियमों और एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद पर होता है। शिक्षक पहले व्याकरण का नियम सिखाते हैं, फिर शब्दार्थ रटाते हैं और फिर छात्रों से संस्कृत से हिंदी या अंग्रेजी, और फिर हिंदी अंग्रेजी से वापस संस्कृत में अनुवाद करवाते हैं। बिल्कुल। आज भी स्कूलों में बहुत हद तक यही तरीका इस्तेमाल होता है। इसका फायदा तो साफ है कि व्याकरण और वोकैबुलरी बहुत मजबूत हो जाती है। छात्र भाषा के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ जाता है। हाँ, वो भाषा का इंजीनियर बन जाता है, उसे हर नट बोल्ट का पता होता है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि वो गाड़ी चलाना कभी नहीं सीख पाता। मतलब छात्र संस्कृत पढ़ना और लिखना तो सीख जाता है पर बोल नहीं पाता, क्योंकि उसने कभी बोलने का अभ्यास किया ही नहीं, सिर्फ अनुवाद का किया है। अच्छा। यहाँ शुद्धता पर इतना जोर है कि सहजता पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए नई विधियां आई होंगी, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड का। बिल्कुल, ये व्याकरण अनुवाद विधि के खिलाफ एक क्रांति थी। इसका दूसरा नाम निर्बाध विधि या मातृविधि भी है। और इसका एक ही नियम है, मातृभाषा का प्रयोग क्लास में पूरी तरह वर्जित है। नो मदर टंग अलाउड। एक मिनट, मतलब अगर संस्कृत सिखानी है तो सिर्फ संस्कृत में ही बात होगी, शुरू से ही? ये तो शुरुआती छात्रों के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल पर बहुत असरदार।
शिक्षक सीधे वस्तुओं को दिखाकर या कोई क्रिया करके संस्कृत में बताते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हुए कहेंगे अहम कपाटम उद्घाटयामि। बार बार सुनने और देखने से छात्र सीधे संस्कृत शब्द और क्रिया का संबंध जोड़ना सीख जाता है, बिना अपनी मातृभाषा में अनुवाद किए। ठीक वैसे ही जैसे बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है। एकदम। तो यहाँ फोकस सहजता पर है, बोलने पर। हाँ, छात्र बिना झिझक के बोलना सीखता है। हाँ, इसमें मौखिक अभ्यास और शुद्ध उच्चारण पर बहुत जोर होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? इस विधि की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें व्याकरण का कोई व्यवस्थित ज्ञान नहीं मिलता। सब कुछ बातचीत के जरिए सिखाया जाता है, अलग से नियम नहीं पढ़ाए जाते। अच्छा। तो छात्र बोलना तो सीख जाता है, पर उसे भाषा के ढांचे की गहरी समझ नहीं हो पाती। कई बार वो गलतियां करता रहता है क्योंकि उसे नियम पता ही नहीं होते। तो एक विधि शुद्धता पर जोर देती है और बोलना सिखा नहीं पाती, दूसरी बोलना सिखाती है पर शुद्धता की गारंटी नहीं देती। ये तो सच में एक दुविधा है। इसीलिए एक और विधि आई जिसे सम्मिश्र विधि कहते हैं। ये कोई एक तरीका अपनाने के बजाय जरूरत के हिसाब से अलग अलग विधियों की अच्छी बातें ले लेती है। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। बिल्कुल। कहीं पर व्याकरण अनुवाद विधि का इस्तेमाल किया तो कहीं पर डायरेक्ट मेथड का। चलिए अब इस चर्चा के सबसे तकनीकी हिस्से पर आते हैं। भाषा का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है व्याकरण। होता है। और इसे सिखाने के लिए भी दो बिल्कुल उल्टे तरीके हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। हाँ, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। और ये सिर्फ संस्कृत पर ही नहीं बल्कि गणित और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं आगमन विधि की, इंडक्टिव मेथड। इसका रास्ता है उदाहरण से नियम की ओर। मुझे ये तरीका बहुत पसंद है क्योंकि ये एक जासूस की तरह काम करता है। अच्छा। शिक्षक पहले छात्र के सामने बहुत सारे सुराग यानी उदाहरण रखता है। हाँ। जैसे रामः पठति, श्यामः क्रीडति, बालकः हसति। फिर वो छात्रों से पूछता है इन सब वाक्यों में आपको क्या चीज एक जैसी लग रही है। छात्र देखेंगे और शायद ये पैटर्न पकड़ लें कि हर एक कर्ता के साथ, मतलब राम, श्याम, बालक, इनके साथ क्रिया का रूप ती पर खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली। और इस तरह वो खुद इस नियम तक पहुंचते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया का रूप ऐसा होता है। मतलब उन्होंने नियम को रटा नहीं, खोजा है। हाँ, वो आहा मोमेंट उन्हें हमेशा याद रहता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी और मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें छात्र सक्रिय भागीदार होता है। और इसकी ठीक उल्टा है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इसका रास्ता है नियम से उदाहरण की ओर। ये हमारा पारंपरिक तरीका है। इसमें शिक्षक पहले ब्लैक बोर्ड पर नियम या सूत्र लिख देते हैं। जैसे एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के अंत में ती लगता है और इसे रटवा दिया जाता है। हाँ, और फिर इस नियम को साबित करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे मोहनः गच्छति। ये तरीका तो ज्यादा तेज लगता है, सिलेबस जल्दी पूरा हो सकता है। हाँ, ये तेज और ज्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए ये उच्च कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, जहां छात्रों में अमूर्त विचारों को समझने की क्षमता विकसित हो चुकी होती है और समय कम होता है। इसमें फोकस खोज पर नहीं बल्कि नियम के सटीक प्रयोग और अभ्यास पर होता है। तो यहाँ भी वही चुनाव आ गया। आगमन विधि गहरी समझ और खोज के लिए है। वो जानता है कि कब छात्रों को खोज करने देना है और कब उन्हें सीधे नियम बताकर अभ्यास करवाना है। तो आज हमने संस्कृत शिक्षण की पूरी यात्रा को देखा। हमने भाषा सीखने के सबसे प्राकृतिक नियम LSW से शुरुआत की। फिर हमने शिक्षक के GPS यानी शिक्षण सूत्रों को समझा, जैसे ज्ञात से अज्ञात या मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना। और फिर हमने तरीकों के महासंग्राम को देखा। एक तरफ गुरुकुल की रटने वाली पाठशाला विधि और व्याकरण की शुद्धता पर जोर देने वाली भंडारकर विधि थी, तो दूसरी तरफ बिना मातृभाषा के सहज बोलने पर जोर देने वाली प्रत्यक्ष विधि। बिल्कुल। और अंत में हमने व्याकरण के दो ध्रुवों को समझा, आगमन जो खोज को बढ़ावा देती है और निगमन जो नियम को। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये पूरी कहानी दो शब्दों के बीच घूमती है, शुद्धता और सहजता। और यही आज के लिए सबसे बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हमारे पास गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल हैं, तो किसी भी भाषा को सीखने का हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? सही। क्या हमें व्याकरण अनुवाद विधि की तरह भाषाई नियमों में पूरी तरह से सटीक होने की कोशिश करनी चाहिए, जहां हर विभक्ति और हर वचन सही हो?
या फिर हमें प्रत्यक्ष विधि की तरह गलतियों के डर के बिना आत्मविश्वास के साथ संवाद करने पर ध्यान देना चाहिए। और क्या कोई ऐसी विधि है जो इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल कर सके? या फिर हर सीखने वाले को अपने लक्ष्य के हिसाब से अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है? ये एक सोचने वाली बात है। अगला टॉपिक है भाषा कौशल, यानी लैंग्वेज स्किल्स। आज हमारे पास जो सोर्स है वो किसी टॉपर के बनाए हुए परफेक्ट नोट्स जैसा लगता है। बिल्कुल। टॉपिक है भाषा सीखने के 4 सबसे जरूरी स्तंभ: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पर आज हम सिर्फ इन नोट्स को पढ़ने वाले नहीं हैं। हमारा मिशन कुछ और है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे का दिमाग जो पैदा होने पर एक भी शब्द नहीं जानता, वो कैसे कुछ ही सालों में एक पूरी भाषा का आर्किटेक्चर खड़ा कर लेता है। और ये आर्किटेक्चर वाली बात बहुत सटीक है ना? हाँ, क्योंकि भाषा सीखना वाकई एक इमारत बनाने जैसा है। ये चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उस इमारत की नींव है। अच्छा। और अगर एक भी ईंट कमजोर रह गई तो आप समझिए पूरी इमारत का संतुलन बिगड़ सकता है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि इन ईंटों को लगाने का एक स्वाभाविक, एक नेचुरल क्रम होता है। तो चलिए इसी कण को डिकोड करना शुरू करते हैं। इन नोट्स में जो सबसे पहली और दिलचस्प बात है वो ये है कि इन 4 स्किल्स को 2 बड़े ग्रुप्स में बांटा गया है। बिल्कुल, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्त्यात्मक, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव। हाँ। और ये नाम ही इनका मतलब समझा देते हैं। हाँ। पहला है ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल्स। ये वो रास्ते हैं जिनसे जानकारी हमारे दिमाग के अंदर आती है, हम जानकारी ग्रहण करते हैं। ओके। इसमें शामिल है सुनना, लिसनिंग, जिससे हम ध्वनियां अंदर लेते हैं, और पढ़ना, रीडिंग, जिससे हम लिखे हुए अक्षर अंदर लेते हैं। तो इसीलिए इन्हें इनपुट स्किल्स भी कहते हैं। बिल्कुल, ये हुआ इनपुट। सुनने में तो ये बहुत सीधा और लॉजिकल लगता है, पर असल जिंदगी में तो ये स्किल्स इतनी अलग अलग नहीं होती। सही बात है। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक ही साथ सुन भी रहे होते हैं, मतलब इनपुट, और जवाब देने के लिए सोच भी रहे होते हैं, यानी आउटपुट। ये तो आपस में बहुत ज्यादा गुंथे हुए हैं। आपने बहुत सही नस पकड़ी है। अकादमिक तौर पर ये अलग अलग है, पर व्यवहार में एक साथ काम करते हैं। और यहीं पर दूसरा ग्रुप आता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल्स। अच्छा, ये वो रास्ते हैं जिनसे हम अपने विचार और जानकारी दिमाग से बाहर निकालते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बोलना और लिखना। हाँ, बोलना, स्पीकिंग, और लिखना, राइटिंग। ये हुई आउटपुट स्किल्स। इनपुट और आउटपुट मतलब जानकारी अंदर लेना और फिर उसे बाहर निकालना। और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी प्रोडक्टिव स्किल्स यानी बोलना और लिखना सुधारने पर ही सारा ध्यान लगा देते हैं। सही बात है। जबकि असल में मजबूत नींव बनती है रिसेप्टिव स्किल से। सुनने और पढ़ने से आप उतना ही अच्छा आउटपुट दे सकते हैं जितना अच्छा इनपुट आपने लिया हो। ये तो एक अहा मोमेंट है। मतलब अगर आउटपुट सुधारना है तो पहले इनपुट की क्वालिटी सुधारनी होगी। एग्जैक्टली। और इन चारों को सीखने का एक नेचुरल क्रम भी बताया गया है जो इसी लॉजिक पर आधारित है। हाँ, LSRW। बिल्कुल। श्रवण, सुनना, संभाषण, बोलना, पठन, पढ़ना, लेखन, लिखना। एक बच्चा पहले महीनों तक सिर्फ सुनता है, इनपुट। हाँ, इनपुट। फिर वो बोलना शुरू करता है जो उसका पहला आउटपुट है। स्कूल जाकर वो पढ़ना सीखता है, दूसरा इनपुट। और आखिर में जाकर लिखना सीखता है, दूसरा आउटपुट। बिल्कुल। ये एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस इमारत का पहला पत्थर है सुनना। मुझे लगता है हम सुनने को बहुत हल्के में लेते हैं। लगता है कि ये तो अपने आप हो जाता है, इसमें सिखाने जैसा क्या है। पर सोर्स से अन्य सभी कौशलों का आधार कहता है। ऐसा क्यों? आपका सवाल ही इसका जवाब है। हम सुनने को हियरिंग से कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा। सड़क पर हॉर्न की आवाज भी हम सुनते हैं, लेकिन वो भाषा सीखना नहीं है। यहाँ सुनने का मतलब है सुनकर अर्थ ग्रहण करना, लिसनिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन। जब तक कोई ध्यान से सुनेगा नहीं, वो भाषा के शब्दों, उनके सही उच्चारण, उतार चढ़ाव, इन सब के फर्क को नहीं समझ पाएगा। सही है। सोचिए, अगर किसी बच्चे ने कमल और कलम शब्द कभी ध्यान से सुना ही नहीं, तो वो उनके बीच का फर्क कैसे समझेगा और बोलेगा कैसे सही? बिल्कुल। इसीलिए सही बोलने की शुरुआत हमेशा सही सुनने से होती है। तो मतलब सुनने का भी एक उद्देश्य है। जी। सोर्स के मुताबिक इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, सिर्फ शब्द नहीं, बोलने वाले के भाव को समझना। इमोशन। हाँ, इमोशन। आवाज में खुशी है, दुख है या व्यंग्य है। दूसरा, शब्दों का शुद्ध उच्चारण सुनना और उससे दिमाग में रजिस्टर करना। और तीसरा,
मिलती जुलती ध्वनियों में अंतर कर पाना, जैसे श और स। और इसे क्लासरूम में सिखाने के लिए जो तरीके बताए गए हैं उनमें एक है श्रुतलेख डिक्टेशन। ये तरीका थोड़ा पुराना नहीं लगता? हाँ, लगता तो है, लेकिन श्रुतलेख का मकसद सिर्फ स्पेलिंग चेक करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली काम है कान और हाथ के बीच कनेक्शन बनाना। ये दिमाग को ट्रेन करता है कि सुनी हुई ध्वनि को तुरंत अक्षर के रूप में कैसे बदलें। अच्छा, ये एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास है। बिल्कुल। दूसरे तरीके भी हैं, जैसे सस्वर वाचन, जिसमें शिक्षक सही लय के साथ पढ़ता है। और सबसे मजेदार तरीका है कहानी सुनाना, क्योंकि कहानी में भाव होते हैं जो बच्चे का ध्यान खींचते हैं। ठीक है, तो इनपुट की बात हो गई। एक बार जब दिमाग में शब्दों और ध्वनियों का कच्चा माल इकट्ठा हो जाता है तो फिर आउटपुट की पहली मशीन चालू होती है, बोलना। बिल्कुल। और सोर्स ये भी कहता है कि भाषा का मूल रूप मौखिक ही है, लिखना पढ़ना तो बहुत बाद में आया। संभाषण कौशल सामाजिक जीवन की पहली जरूरत है। इसका लक्ष्य साफ है, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो बोलते तो हैं पर उनकी बात का असर नहीं होता। हाँ, इसमें 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है शुद्ध उच्चारण, मतलब क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। दूसरी है उचित गति, लय और उतार चढ़ाव, पेस एंड इंटोनेशन। कहाँ रुकना है, किस शब्द पर जोर देना है, इससे आपकी बात में जान आती है। और तीसरा, हाउ, ये तो बहुत आम बात है। हाँ, और ये कोई कमी नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारा कान जैसा सुनता है, मुंह वैसा ही बोलने की कोशिश करता है। दूसरे कारण शारीरिक भी हो सकते हैं, जैसे हकलाना, या कई बार सिर्फ डर होता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। तो इसे सुधारने के लिए क्या तरीके सुझाए गए हैं? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल गतिविधियां हैं, जैसे श्लोक या कविता का पाठ। इससे लय और उच्चारण दोनों सुधरते हैं। वाद विवाद, जिससे आत्मविश्वास आता है। और सबसे मजेदार है अभिनय या संवाद, रोल प्ले। वो कैसे? उसमें बच्चे अलग अलग किरदार बनकर बोलना सीखते हैं, तो डर खत्म हो जाता है क्योंकि वो खुद नहीं बल्कि एक किरदार बोल रहा होता है। दिलचस्प है। ठीक है, तो सुनना और बोलना हो गया। अब आते हैं दूसरे इनपुट पर, पढ़ना। यहाँ एक बहुत गहरी बात लिखी है। क्या? मैं पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही असली पठन है। अगर किसी ने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया लेकिन उसे पता नहीं कि उसमें लिखा क्या था, तो तकनीकी रूप से उसने पढ़ा नहीं, सिर्फ अक्षरों को आवाज दी है। उसे डिकोडिंग कहते हैं, रीडिंग नहीं। बिल्कुल सही। सोर्स के अनुसार अर्थ समझना अनिवार्य है। सोर्स में 2 तरह के पठन बताए गए हैं, सस्वर लाउड और मौन साइलेंट। मतलब पढ़ने का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। एकदम सही। उद्देश्य के हिसाब से तरीका बदल जाता है। सस्वर वाचन यानी बोल बोल कर पढ़ना शुरुआती कक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। उच्चारण सुधारने के लिए? हाँ, इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है आदर्श वाचन, जो शिक्षक करता है। दूसरा है अनुकरण वाचन, जिसमें छात्र शिक्षक को दोहराता है। और तीसरा है संवेद वाचन, जिसमें पूरी क्लास एक साथ पढ़ती है। और मौन वाचन, जो हम ज्यादातर करते हैं? मौन वाचन यानी मन ही मन पढ़ना तब शुरू होता है जब बच्चा अक्षरों को पहचानने में माहिर हो जाता है। इसका फायदा यह है कि ये बहुत तेज होता है। इसके भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला गंभीर वाचन, जब आप किसी विषय को गहराई से समझने के लिए पढ़ते हैं, जैसे अपनी टेक्स्ट बुक। और दूसरा है द्रुत वाचन, रैपिड रीडिंग, जिसमें आप तेजी से पढ़ते हैं, जैसे अखबार या कोई नॉवल। इसका मकसद हर शब्द को पढ़ना नहीं बल्कि सार निकालना होता है। और अब आता है हमारा आखिरी स्तंभ, लिखना, दूसरा और सबसे स्थायी आउटपुट। बिल्कुल, सोर्स इसे भाषा का स्थायी रूप कहता है। आज हम हजारों साल पुराने ग्रंथ इसीलिए पढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें लिखा गया था। सही बात है। इसका मुख्य काम है लिखकर विचार व्यक्त करना। और सोर्स के अनुसार लेखन की भी 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। वो क्या है? पहली है सुलेख यानी सुंदर और साफ लिखावट। दूसरी है अनुलेख यानी देखकर नकल करना। ठीक है। और तीसरी है श्रुतलेख, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। ये सुनकर लिखना है, जिससे स्पेलिंग की शुद्धता की जांच होती है। ये सुनने और लिखने दोनों कौशलों का तालमेल बिठाता है। बिल्कुल। लेकिन लेखन सिखाने की विधियों में मॉन्टेसरी विधि रे जिक्र है जो काफी अलग लगी। अरे एक मिनट, ये विधि कहती है कि लिखना पढ़ने से पहले आता है। हाँ, ये तो उस पूरे नेचुरल क्रम को ही पलट देता है।
ये कैसे मुमकिन है ना चौंकाने वाली बात। मारिया मोंटेसरी का मानना था कि बच्चे के लिए कलम पकड़कर अक्षर बनाना यानी लिखना एक शारीरिक क्रिया है जो आसान है। अच्छा। जबकि पढ़े हुए अक्षरों को दिमाग में प्रोसेस करके उनका मतलब निकालना एक ज्यादा जटिल मानसिक क्रिया है। दिलचस्प है। इसलिए इस विधि में बच्चा पहले अपनी उंगलियों से अक्षरों के आकार पर हाथ फेरता है। इससे उसकी मसल मेमोरी में अक्षर की बनावट याद हो जाती है और फिर वो उन्हें आसानी से लिख लेता है। पढ़ना इसके बाद आता है। कमाल है। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करूं तो सबसे बड़ा आइडिया ये है कि भाषा 4 स्तंभों पर खड़ी है, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए। बिल्कुल सही सारांश है। और एक अच्छी भाषा की इमारत के लिए मजबूत इनपुट होना बेहद जरूरी है। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ने की जरूरत है। इन नोट्स में 2 लर्निंग डिसऑर्डर्स का भी जिक्र है जो इन कौशलों से जुड़े हैं। ओह हाँ। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया। हाँ, यह एक पठन विकार है, मतलब पढ़ने में कठिनाई। फिल्म तारे जमीन पर में बच्चे को यही समस्या थी। अक्षर नाचते हुए दिखते हैं। हाँ, या उल्टे दिख सकते हैं। यह बच्चे की बुद्धि की कमी नहीं बल्कि उसके दिमाग के प्रोसेस करने के तरीके का अंतर है। और दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया। इसमें ग्राफ शब्द है जो लिखने से जुड़ा है। यह एक लेखन विकार है। लिखने में कठिनाई। जी, बच्चे को अक्षर बनाने में, सीधी लाइन में लिखने में या पेन पकड़ने में कठिनाई होती है। इन दोनों विकारों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे को सही मदद दी जा सके। तो आज हमने भाषा के आर्किटेक्चर को उसके चारों स्तंभों सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के जरिए बहुत गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे ये इनपुट और आउटपुट स्किल्स में बटे हैं और कैसे हर एक को सिखाने के पीछे एक विज्ञान है। और सबसे बड़ा सबक ये है कि ये सिर्फ मैकेनिकल काम नहीं है। इनका असली मकसद अर्थ को समझना और विचारों को व्यक्त करना है। सही। श्रवण और पठन का लक्ष्य है समझ और संभाषण और लेखन का लक्ष्य है अभिव्यक्ति। और जाते जाते एक विचार, हमने बात की कि भाषा सीखने का एक स्वाभाविक क्रम है, LSRW। लेकिन फिर मोंटेसरी विधि ने आकर कहा कि लिखना पढ़ने से पहले भी आ सकता है, यानी LSWR। इसी से जुड़ा एक सवाल सोचने के लिए है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां एक बच्चा बोलने के तुरंत बाद स्क्रीन पर स्वाइप करना सीख जाता है, जहां हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, इमोजीज से अपनी पूरी बात कह देते हैं और ऑटो करेक्ट हमारी स्पेलिंग ठीक कर देता है, क्या भाषा सीखने का ये पारंपरिक क्रम हमेशा के लिए बदल रहा है? क्या आज की पीढ़ी इन कौशलों को किसी बिल्कुल नए और अनपेक्षित क्रम में सीख रही है? अगला टॉपिक है संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत और उसकी चुनौतियां। हाँ, और इसमें हम खासकर व्याकरण और जो क्लासरूम की मुश्किलें हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास जो नोट्स हैं वो टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिहाज से बहुत ही काम के हैं, पर ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये एक पूरा नजरिया देते हैं। बिल्कुल। तो आज का बड़ा सवाल ये है कि 21वीं सदी के एक छात्र के लिए संस्कृत को नियमों की एक डेड लैंग्वेज से एक जीती जागती सहज कला में कैसे बदला जाए। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, व्याकरण का असली मतलब क्या है? हम सब इसे सिर्फ नियमों की एक किताब समझते हैं, लेकिन वेदों में इसे मुख यानी मुंह कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये व्याकरण के काम को बताता है। इसकी जो शास्त्रीय परिभाषा है वो है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों को खोला जाए, उनकी बनावट, उनकी व्युत्पत्ति को समझा जाए, एनालाइज किया जाए। अच्छा। इसका पहला काम है भाषा को शुद्ध रखना, अनुशासित रखना, उसे एक क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन देना, ताकि भाषा में मनमानी ना हो। तो ये भाषा का एक तरह से संविधान है। लेकिन इसका एक और उद्देश्य बताया गया है, गागर में सागर भरना। इसका शिक्षण से क्या लेना देना है? इसका बहुत गहरा लेना देना है। देखिए, व्याकरण भाषा को संक्षिप्त और प्रभावी बनाता है। एक छात्र जो व्याकरण जानता है वो कम शब्दों में अपनी बात ज्यादा सटीक तरीके से कह सकता है। जैसे संस्कृत का एक सूत्र वो हजारों शब्दों के बराबर ज्ञान दे लेता है। सही बात है, यही तो गागर में सागर है। बिल्कुल ठीक है, तो व्याकरण क्यों जरूरी है ये तो साफ हो गया, लेकिन इसे पढ़ाने के तरीकों पर हमेशा बहस होती है। नोट्स में 2 तरीकों का जिक्र है, एक औपचारिक यानी फॉर्मल और दूसरा व्यावहारिक फंक्शनल।
हाँ, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? औपचारिक व्याकरण मतलब वो पारंपरिक तरीका है जिससे शायद हम सबने पढ़ा है। हाँ, जिसमें नियम रटाए जाते हैं। बिल्कुल, इसमें नियमों, सूत्रों और परिभाषाओं को रटाने पर जोर होता है। माहेश्वर सूत्र याद कर लो, शब्द रूप रट लो, धातु रूप रट लो। और नतीजा ये होता है कि छात्रों को संस्कृत बस एक उबाऊ जाल लगने लगती है। हाँ, भाषा से उनका जो जुड़ाव है वो हो ही नहीं पाता। तो और व्यावहारिक व्याकरण ठीक इसका उल्टा है। हाँ, व्यावहारिक व्याकरण का फोकस नियमों पर नहीं बल्कि भाषा के प्रयोग पर है। यूसेज पर। अच्छा, इसका सिद्धांत है कि छात्र भाषा का इस्तेमाल करते करते व्याकरण अपने आप सीख जाएंगे। ये करके सीखने जैसा है। इसीलिए इसे सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। हाँ, इसीलिए। लेकिन ये सुनने में थोड़ा आइडियल लगता है। क्या छात्र सच में संधि और समास जैसे मुश्किल नियम सिर्फ प्रयोग से सीख सकते हैं, मतलब बिना नियमों को जाने? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पर संदर्भ में व्याकरण यानी ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि नियम बताए ही ना जाएं। इसका मतलब है कि नियम तब बताए जाएं जब उनकी जरूरत पड़े। जैसे व्याकरण को एक अलग सूखे विषय की तरह पढ़ाने के बजाय जब आप कोई कहानी या श्लोक पढ़ा रहे हैं और उसमें रामः गच्छति वाक्य आया, तो उसी समय उसी संदर्भ में बता दिया। बिल्कुल उसी समय बताइए कि गच्छति शब्द गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। अच्छा, तो इससे छात्र नियम को उसके असली इस्तेमाल के साथ जोड़कर देख पाता है। हाँ, और सीखना ज्यादा स्वाभाविक और स्थायी हो जाता है क्योंकि उसे नियम का उद्देश्य तुरंत दिख जाता है। सही बात है, व्याकरण बोझ नहीं बल्कि भाषा को समझने का एक जरूरी औजार लगता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं शिक्षण की विधियों पर। नोट्स में आगमन निगमन विधि मतलब इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐसा क्यों? हाँ, ये विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित बताई जाती है। ये काम कैसे करती है? इसमें शिक्षक पहले कई उदाहरण देता है। इसे आगमन कहते हैं। ठीक है। जैसे वो बोर्ड पर लिखेगा रामः पठति, बालकः क्रीडति, मोहना हसति। फिर छात्रों से पूछेगा इन सब में क्या एक जैसा है? तो छात्र एक पैटर्न देखेंगे। हाँ, जब छात्र कई उदाहरण देख लेते हैं तब शिक्षक उन सब के आधार पर एक सामान्य नियम बनाता है जिसे निगमन कहते हैं। जैसे एक वचनकर्ता के साथ क्रिया का प्रथम पुरुष एक वचन रूप लगता है। मैं इसका तर्क समझ रही हूँ क्योंकि ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहा है। उदाहरण छात्रों के सामने है, वो ज्ञात है, और नियम एक नई जानकारी है जो अज्ञात है। लेकिन इसमें तो पारंपरिक तरीके से कहीं ज्यादा समय लगेगा। क्या क्लासरूम की समय सीमा में यह संभव है? देखिए, यहाँ समय और समझ के बीच एक चुनाव है। हो सकता है इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन इस तरीके से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। क्योंकि छात्र नियम को रटते नहीं, उसे खुद खोजते हैं। बिल्कुल, और यही असली सीखना है। ठीक है। नोट्स में दो और विधियों का जिक्र है जिनके नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं, अव्याकृति और समवाय। ये क्या है? घन भले ही कठिन लगे पर तरीके बहुत सीधे और सहज हैं। अव्याकृति विधि को भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं। संसर्ग मतलब साथ रहना। ये विधि तो व्याकरण को एक विषय मानती ही नहीं। इसका कहना है कि छात्रों को व्याकरण के नियम अलग से सिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर वे सीखेंगे कैसे? ये विधि एक तरह से इमर्शन मेथड है, मतलब आप उस माहौल में रहकर भाषा सीख जाते हैं। अच्छा, जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। हाँ, बिल्कुल। इस विधि का मानना है कि अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ने और अच्छी संस्कृत सुनने से व्याकरण खुद ब खुद आ जाता है। और समवाय विधि संदर्भ में व्याकरण का ही एक रूप है। इसमें शिक्षक गद्य पद्य पढ़ाते समय जब कोई व्याकरण से जुड़ा प्रसंग आता है तो वहीं पर उस नियम को स्पष्ट कर देता है। तो इन सभी आधुनिक विधियों का सार एक ही है। हाँ, कि व्याकरण को नियमों के बोझ की तरह नहीं बल्कि भाषा के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह सिखाया जाए। ये विधियां सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक शिक्षक 40 अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चों से भरी असली क्लासरूम में जाता है तो ये साफ सुथरे सिद्धांत एक बहुत उलझी हुई हकीकत से टकराते हैं। हाँ, तो वो असल में किन सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और सबसे पहली और बड़ी चुनौती है बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेलिज्म। भारत में तो ये बहुत आम है। हाँ, एक ही कक्षा में आपको हिंदी, बंगाली, तमिल, पंजाबी बोलने वाले बच्चे मिल सकते हैं। हर किसी की मातृभाषा का ढांचा अलग है और इसे अक्सर एक बाधा या समस्या की तरह देखा जाता है। हाँ, और नोट्स के अनुसार यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
यहाँ एक क्रांतिकारी विचार दिया गया है कि बहुभाषिकता को बाधा नहीं बल्कि संसाधन, एक रिसोर्स मानना चाहिए। संसाधन? वो कैसे? ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे देखिए, हम सोचते हैं कि बंगाल या महाराष्ट्र से आने वाले छात्र को एक नुकसान है, लेकिन संस्कृत के मामले में उसके पास एक सीक्रेट सुपर पावर है। सुपर पावर? हाँ, उसकी अपनी भाषा में पहले से ही तत्सम शब्दों का एक पूरा शब्दकोश मौजूद है। एक व्याकरणिक सिक्स्थ सेंस है। शिक्षक का काम शून्य से पढ़ाना नहीं है, बल्कि एक गाइड बनना है जो छात्र को उसके दिमाग में पहले से मौजूद पुलों को खोजने में मदद करे। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। शिक्षक एक सिखाने वाले से ज्यादा एक फैसिलिटेटर बन जाता है। कमाल है। बिल्कुल। और दूसरी चुनौतियां क्या हैं? दूसरी बड़ी चुनौती है संस्कृत के लिए एक स्वाभाविक माहौल का न होना। छात्र सिर्फ क्लास में 40 मिनट के लिए संस्कृत के संपर्क में आते हैं। घर पे दोस्तों के बीच कहीं भी संस्कृत बोली नहीं जाती। सही बात है। इसका एक ही समाधान है, क्लासरूम को ही एक संस्कृत लोक बना दिया जाए। शिक्षक छोटे छोटे वाक्यों में बात करें, छात्रों को संस्कृत में जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करें, चाहे वे गलतियां ही क्यों न करें। हाँ, लक्ष्य भाषा का प्रयोग बढ़ाना है। इनके अलावा त्रिभाषा सूत्र और अच्छी शिक्षण सामग्री की कमी का भी जिक्र है। हाँ, त्रिभाषा सूत्र के कारण संस्कृत को अक्सर आधुनिक भारतीय भाषाओं से प्रतियोगिता करनी पड़ती है, और अच्छी ऑडियो विजुअल सामग्री जैसे वीडियो या एप्स की भी काफी कमी है जो सीखने को रोचक बना सकें। तो हमने क्लासरूम के स्तर की चुनौतियों की बात की, लेकिन कुछ चुनौतियां तो छात्र के व्यक्तिगत स्तर पर भी होती होंगी। नोट्स में कुछ भाषाई विकारों का जिक्र है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चुनौतियां छात्र की बुद्धि या मेहनत की कमी के कारण नहीं होती। इनमें सबसे आम है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। जी। अब ये दिलचस्प है। डिसलेक्सिया को हम अक्सर रोमन लिपि के संदर्भ में समझते हैं, जैसे बी को डी पढ़ना। देवनागरी लिपि में एक डिसलेक्सिक छात्र के लिए क्या खास चुनौतियां हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देवनागरी में ये और भी जटिल हो सकता है। एक डिसलेक्सिक छात्र को ई और ई की मात्रा में भ्रम हो सकता है। अच्छा, क्या कर्म और क्रम जैसे संयुक्ताक्षरों को पढ़ने और समझने में बहुत मुश्किल आ सकती है। शिक्षक को यह समझना होगा कि ये बच्चे की लापरवाही नहीं है। और डिस्ग्राफिया और डिस्फेजिया क्या है? जैसा कि नाम में ग्राफ है, डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है। राइटिंग डिसऑर्डर। हाँ, इसमें बच्चे को लिखने में पेन या पेंसिल ठीक से पकड़ने में दिक्कत होती है। उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब हो सकती है। और डिस्फेजिया? डिस्फेजिया या अफेजिया ये भाषा को समझने और व्यक्त करने से जुड़ा विकार है। इसमें व्यक्ति को या तो अपनी बात कहने के लिए सही शब्द नहीं मिलते, या वह दूसरों की बात ठीक से समझ नहीं पाता। हाँ, और ये अक्सर किसी दिमागी चोट के कारण होता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से और डिस्फेजिया बोलने समझने से जुड़ा है। ये स्पष्टीकरण एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जिससे हर टीचर को जूझना पड़ता है, बच्चों की गलतियां। अक्सर हम उन्हें तुरंत टोक देते हैं, पर क्या ये सही तरीका है? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवाल है। नोट्स में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, गलतियां अधिगम का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग। वो असफलता का संकेत नहीं है? नहीं, बल्कि गलतियां इस बात का सबूत हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा है, वो सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है। तो अगर कोई छात्र बार बार बालकः पठन्ति कह रहा है, तो पारंपरिक सोच होगी कि गलत, सही बोलो। हाँ, लेकिन नोट्स एक अलग नजरिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षक को रुक कर सोचना चाहिए, ये गलती मुझे छात्र की सोच के बारे में क्या बता रही है। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। वो गलती एक खिड़की है जिससे शिक्षक बच्चे के दिमाग में झांक सकता है। अच्छा। बालकः पठन्ति गलती ये बता रही है कि छात्र को ये तो पता है कि क्रिया का बहुवचन रूप पठन्ति होता है, लेकिन वो अभी कर्ता और क्रिया के वचन के संबंध को नहीं समझ पाया है। तो ये एक आंशिक समझ है, पूरी अज्ञानता नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में शिक्षक को उसे तुरंत टोककर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे सुधारना चाहिए। इसी के लिए उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग किया जाता है। अच्छा, पहले गलती के कारण का पता लगाओ और फिर उसे दूर करो। हाँ, गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और जरूरी चरण मानना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो सार यह है कि संस्कृत को एक जीवंत भाषा बनाने की यात्रा व्याकरण पढ़ाने के तरीके से शुरू होती है। हाँ, उसे रटाने के बजाय व्यवहारिक प्रयोग और आगमन जैसी विधियों से सिखाना चाहिए। और क्लासरूम में बहुभाषिकता जैसी चुनौतियों को समस्या नहीं
बल्कि एक सुपर पावर के तौर पर देखना चाहिए। सही बात है। और सबसे जरूरी, बच्चों की गलतियों को उनकी सीखने की यात्रा की सीढ़ियां मानना चाहिए, न कि उनकी असफलता का सबूत। सवाल ये है, हमने बात की कि बहुभाषिकता एक संसाधन है, तो क्या किसी छात्र की मातृभाषा के व्याकरणिक ढांचे को संस्कृत व्याकरण सिखाने के लिए एक पुल, एक ब्रिज की तरह सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि उसे सिर्फ एक निष्क्रिय तथ्य मान लिया जाए? हाँ, जैसे क्या बंगाली भाषा के संधि नियमों की तुलना संस्कृत के नियमों से करके दोनों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है? अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स या TLM। आज हम समझेंगे कि ये सामग्रियां क्या हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं और इन्हें कितने प्रकारों में बांटा जाता है। और हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि परीक्षा के नजरिए से कौन सी बातें सबसे जरूरी हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सरल है। सीखने की प्रक्रिया को आसान, रोचक और प्रभावी बनाना। जैसा कि कहा जाता है, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। सही बात है। ये सामग्रियां ज्ञान को स्थायी बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि ये हमारी एक से ज्यादा इंद्रियों को, आंख और कान दोनों को एक साथ एक्टिव करती हैं। हाँ बिल्कुल, एक साथ सक्रिय करती हैं। इससे न सिर्फ छात्रों का ध्यान बना रहता है, बल्कि शिक्षक के समय और ऊर्जा की भी बचत होती है। तो इन सामग्रियों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है? मतलब कोई तरीका तो होगा इन्हें बांटने का? हाँ, सबसे आम तरीका है इंद्रियों के आधार पर। इस हिसाब से इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, विजुअल, ऑडियो और ऑडियो विजुअल। तो पहले बात करते हैं दृश्य सामग्री की, यानी वो चीजें जिन्हें केवल देखा जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो शामपट यानी ब्लैक बोर्ड आता होगा। बिल्कुल, शामपट को शिक्षक का परम मित्र भी कहा जाता है। अच्छा। यह सबसे सस्ती और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली सामग्री है। इसका प्रयोग कठिन शब्द लिखने, संधि विच्छेद जैसे व्याकरण समझाने या कोई चित्र बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल। इसके बाद है पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक तो शिक्षण का आधारभूत साधन है, मतलब इसके बिना तो शिक्षण अधूरा ही है। फिर आते हैं मानचित्र यानी मैप और रेखाचित्र यानी चार्ट। ये भूगोल या व्याकरण के नियमों को दिखाने के काम आते हैं। और प्रतिरूप मतलब मॉडल्स का क्या उपयोग है? मॉडल्स तब काम आते हैं जब किसी वास्तविक वस्तु को कक्षा में लाना संभव ना हो। जैसे ताजमहल। हाँ बिल्कुल सही। अब ताजमहल तो क्लास में नहीं ला सकते, तो उसका मॉडल या प्रतिरूप दिखाया जाता है। हाँ। इसी श्रेणी में प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टर भी आते हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP। ठीक है। तो ये हो गई दृश्य सामग्री। अब आते हैं श्रव्य सामग्री पर, जिन्हें केवल सुना जा सकता है, जैसे रेडियो या टेप रिकॉर्डर। हाँ, रेडियो मतलब आकाशवाणी का उपयोग समाचार या संस्कृत के कार्यक्रम सुनने के लिए हो सकता है, और टेप रिकॉर्डर का उपयोग अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके दोबारा सुनने और उसमें सुधार करने के लिए बहुत प्रभावी है। यहाँ पर एक और बहुत दिलचस्प उपकरण है, लिंग्वा फोन। हाँ, और ये संस्कृत पेडागोजी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा। लिंग्वा फोन या ग्रामोफोन का जो मुख्य उपयोग है वो है शुद्ध उच्चारण, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाना। ये तो बहुत जरूरी है। परीक्षा में यह प्रश्न बार बार आता है कि उच्चारण सुधारने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है, और उसका उत्तर लिंग्वा फोन है। बिल्कुल। इसमें होता क्या है कि भाषा का एक आदर्श पाठ पहले से रिकॉर्ड होता है, जिसे छात्र सुनते हैं और अपने उच्चारण को उसके जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। समझ गया। और अंत में आती है दृश्य श्रव्य सामग्री, जिन्हें देखा और सुना दोनों जा सकता है। जी, और ये सबसे प्रभावशाली सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इसमें आंख और कान दोनों इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं। हाँ, इसी वजह से सीखना बहुत तेजी से और स्थायी रूप से होता है। इसके उदाहरण हैं टेलीविजन यानी दूरदर्शन, चलचित्र यानी सिनेमा, कंप्यूटर और इंटरनेट। नाटक भी तो इसी में आएगा। बिल्कुल, नाटक भी इसी श्रेणी में आता है, और उसकी खासियत यह है कि इसमें भाषा के साथ साथ हाव भाव भी जुड़ जाते हैं। आपने बताया कि पाठ्यपुस्तक एक आधारभूत साधन है, तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के गुणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, पहले आंतरिक गुणों पर बात करते हैं। देखिए, आंतरिक गुण विषय वस्तु यानी कंटेंट से जुड़े होते हैं। जैसे पहला है उद्देश्यता, मतलब पुस्तक का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा रोचकता, पाठ नीरस ना हो
उनमें चित्र और कहानियां होनी चाहिए। सही बात है। तीसरा, व्यावहारिकता, पाठ जीवन से जुड़े होने चाहिए। और चौथा? चौथा, क्रमिकता, पाठ हमेशा सरल से कठिन के क्रम में होने चाहिए और हर पाठ के अंत में अभ्यास कार्य और व्याकरण दिया होना बहुत जरूरी है। और बाह्य गुण? वो उसकी बनावट से जुड़े होंगे। हाँ। बाह्य गुण उसकी फिजिकल बनावट से संबंधित है, जैसे कागज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, छपाई मतलब प्रिंटिंग स्पष्ट और बड़े अक्षरों में हो ताकि आंखों पर जोर ना पड़े। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जिल्द यानी बाइंडिंग मजबूत और आकर्षक हो, और मूल्य मतलब कीमत उचित हो ताकि सभी छात्र उसे खरीद सकें। एक और स्थिति है, अगर कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत काम करता है। कक्षा में भाषाई विविधता यानी डाइवर्सिटी को एक समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल सही, एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए। एक बच्चे की भाषा दूसरे बच्चे के लिए सीखने का एक माध्यम बन सकती है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगे? यहाँ 4 सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। पहला, सबसे सस्ती और सुलभ सामग्री कौन सी है? शामपट, ब्लैक बोर्ड। सही। दूसरा, उच्चारण सुधारने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है? लिंग्वाफोन। बिल्कुल। तीसरा, सबसे प्रभावी सामग्री कौन सी है? दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। हाँ। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, पाठ्य पुस्तक क्या है, साध्य या साधन? मतलब लक्ष्य है या लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया? जी, तो पाठ्य पुस्तक एक साधन है, एक मीन्स है, साध्य यानी गोल नहीं। असली लक्ष्य तो भाषा सीखना है, किताब खत्म करना नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो आज हमने शिक्षण सहायक सामग्री के अर्थ, महत्व और प्रकारों को समझा। हमने जाना कि कैसे दृश्य, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्रियां सीखने को प्रभावी बनाती हैं, और ये भी कि एक अच्छी पाठ्यपुस्तक के क्या गुण होते हैं। हाँ, आज हमने शिक्षण के साधनों पर बात की। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सबसे अच्छा साधन, चाहे वो कंप्यूटर हो या प्रोजेक्टर हो, क्या वो एक प्रेरित और कुशल शिक्षक की जगह ले सकता है? अगला टॉपिक है मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि हमारी परीक्षाएं असल में क्या नापती हैं। क्या वो सच में एक छात्र की काबिलियत बताती हैं या सिर्फ रटने की क्षमता? बिल्कुल। और अगर सिस्टम में खामियां हैं भी तो उन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? ये सारे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। एकदम। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 शब्दों का फर्क समझना होगा जो अक्सर एक ही मान लिए जाते हैं, मापन और मूल्यांकन। हाँ, ये तो है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। क्या बुनियादी अंतर है इन दोनों में? देखिए, मापन यानी मेजरमेंट का काम बहुत सीधा है। ये सिर्फ अंक या नंबर देता है। अच्छा। जैसे गणित के टेस्ट में 100 में से 80 नंबर आ गए, बस। ये पूरी तरह से मात्रात्मक मतलब नंबर्स का खेल है। मापन बस ये बताएगा कितना, ये नहीं कि कैसा। अच्छा, तो मापन एक तरह से थर्मामीटर की रीडिंग जैसा हुआ। वो आपको तापमान बता देगा कि 38 डिग्री, पर ये नहीं बताएगा कि ये अच्छा है, बुरा है या चिंता की बात है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल यही बात है। हाँ। और ठीक यहीं पर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का काम शुरू होता है। मूल्यांकन उस 80 नंबर को देखेगा और फिर तय करेगा कि ये प्रदर्शन उत्कृष्ट है, अच्छा है या कमजोर है। मतलब ये क्वालिटी भी देखता है। हाँ, ये अंकों के साथ साथ गुणवत्ता यानी क्वालिटी को भी देखता है। ये एक बड़ी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो मापन एक टूल है और मूल्यांकन उस टूल से मिले डेटा का विश्लेषण करके एक फैसला सुनाने जैसा है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसी से जुड़ा एक टर्म मैंने बहुत सुना है, CCE, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब जब मूल्यांकन की बात हो ही रही है तो इसे भी थोड़ा समझते हैं। CCE शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसे समझने के लिए इसके नाम के 2 शब्दों को पकड़ते हैं, सतत और व्यापक। ठीक है। सतत यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि मूल्यांकन सिर्फ साल के आखिर में होने वाली एक बड़ी परीक्षा नहीं है। अच्छा। ये पढ़ाई के दौरान लगातार चलता रहता है, जैसे क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, ये सब इसी का हिस्सा है। मकसद है बच्चे पर परीक्षा का बोझ कम करना।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक सवाल है। क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? मतलब एक टीचर जिसकी क्लास में 50 बच्चे हैं, वो हर एक पर लगातार कैसे नजर रख सकता है? ये एक बहुत जायज चिंता है और जमीनी हकीकत भी यही है कि इसे लागू करने में चुनौतियां हैं। लेकिन इसके पीछे का जो दर्शन है वो बहुत मजबूत है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कि हम बच्चे के सिर्फ किताबी ज्ञान को नहीं बल्कि उसके विकास के हर पहलू को देख रहे हैं। मतलब सिर्फ गणित और विज्ञान के नंबर नहीं? बिल्कुल नहीं। व्यापक मूल्यांकन में दो पक्ष आते हैं। पहला, शैक्षिक पक्ष, स्कोलैस्टिक, जिसमें आपके विषय आते हैं, जैसे गणित, विज्ञान। हाँ। और दूसरा, सहशैक्षिक पक्ष, कोस्कोलास्टिक। इसमें खेलकूद, संगीत, कला, बच्चे का व्यवहार, उसकी लीडरशिप क्वालिटी और साफ सफाई जैसी आदतें भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये बच्चे को एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में देखने की कोशिश है। बिल्कुल। तो अगर मूल्यांकन को इतना व्यापक होना है, तो फिर पुरानी पेन और पेपर वाली परीक्षा तो ये सब नहीं माप सकती। तो फिर हमारे पास मूल्यांकन करने के और क्या-क्या तरीके हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, मुख्य रूप से हमारे पास दो तरह की परीक्षाएं हैं, मौखिक और लिखित। ओरल और रिटन। जी। मौखिक परीक्षा का महत्व संस्कृत जैसे विषयों में बहुत ज्यादा है, जहां उच्चारण की शुद्धता ही सब कुछ है। श्लोक सही लय से बोला जा रहा है या नहीं, ये लिखकर तो नहीं जांच सकते हैं ना। सही बात है। मुझे याद है संस्कृत में शलाका परीक्षा का जिक्र आता है। वो क्या थी? हाँ, शलाका परीक्षा एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन मौखिक परीक्षा थी। इसमें गुरु किसी ग्रंथ पर कहीं भी एक शलाका या पतली सलाई रखते थे और छात्र को वहीं से सुनाना होता था। वाओ! ये उसकी गहराई और याददाश्त दोनों को परखती थी। शास्त्रार्थ या अंताक्षरी भी इसी के रूप हैं। और लिखित परीक्षाएं, उनमें भी तो काफी वैरायटी होती है। हाँ, लिखित परीक्षाएं भी मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। पहली, निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप, जिसमें लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं। इसका फायदा यह है कि इससे छात्र के विचारों को संगठित करने की क्षमता, उसकी भाषा शैली और रचनात्मकता का पता चलता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है, जो हम सबने महसूस किया है। मुझे याद है स्कूल में एक जवाब में मैंने 5 पन्ने भर दिए थे और पूरे नंबर मिले। हाँ, होता है। मेरे दोस्त ने सिर्फ 2 पन्नों में मुझसे बेहतर पॉइंट्स लिखे, पर उसे कम नंबर मिले। ये तो जांचने वाले के पक्षपात पर निर्भर करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। निबंधात्मक परीक्षाओं का यही सबसे बड़ा दोष है। इनमें जांचने वाले के मूड या उसके पूर्वाग्रह का असर पड़ सकता है। तो विश्वसनीयता कम हो जाती है। बिल्कुल। और इसी कमी को दूर करने के लिए दूसरी तरह की परीक्षा आई, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब? MCQ। राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ, इनका सबसे बड़ा फायदा है कि ये पूरे सिलेबस को कवर कर सकती हैं और इनमें जांच में किसी भी तरह के पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं होती। उत्तर या तो सही है या गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं। लेकिन इनका भी एक दोष है। वो क्या? इनसे छात्र के मौलिक विचारों या उसकी विश्लेषण करने की क्षमता का पता नहीं चलता। ये सिर्फ पहचान पर आधारित है, रचना पर नहीं। लेकिन क्या ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बनाए जा सकते जो सिर्फ याददाश्त नहीं बल्कि समझ को भी परखें? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं और बनाए भी जाते हैं। एक अच्छा प्रश्न बनाना भी एक कला है। यहीं से हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। एक अच्छे टेस्ट में क्या-क्या विशेषताएं होनी चाहिए? दिस इज द कोर ऑफ द इश्यू। बताइए। यहाँ 4 शब्द हैं जो हर परीक्षा की आत्मा है। इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। विश्वसनीयता मतलब भरोसे के लायक। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है कि परिणाम में स्थिरता होनी चाहिए। अगर एक ही छात्र की कॉपी को 2 अलग-अलग टीचर जांचें या एक ही टीचर अलग-अलग समय पर जांचें, तो भी अंक लगभग एक जैसे ही आने चाहिए। एकदम। मतलब रिजल्ट परीक्षक पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है। अब दूसरा शब्द है वैधता, वैलिडिटी। ये थोड़ा पेचीदा है, पर एक उदाहरण से साफ हो जाएगा। बताइए। वैधता का मतलब है कि टेस्ट जिस उद्देश्य के लिए बना है वो उसी चीज को मापे, किसी और चीज को नहीं। जैसे? मान लीजिए आप किसी की लंबाई मापना चाहते हैं तो आप मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, वजन तौलने की मशीन का नहीं। सही बात है। इसी तरह अगर गणित के पेपर में भाषा इतनी मुश्किल है कि छात्र सवाल ही ना समझ पाए, तो वो टेस्ट गणित का नहीं, भाषा की समझ का टेस्ट बन जाएगा। वो टेस्ट वैध नहीं माना जाएगा। वाव, दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू पुट इट। तो एक अवैध टेस्ट छात्र के साथ अन्याय है। एग्जैक्टली। तीसरा शब्द है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी।
इसका मतलब है कि जांचने वाले की व्यक्तिगत पसंद नापसंद या पूर्वाग्रह का अंकों पर कोई असर नहीं होना चाहिए। एमसीक्यू प्रश्न इसी वजह से सबसे ज्यादा वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। और चौथा है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसका मतलब वही है जो हमने CCEV समझा था। प्रश्न पत्र में पूरे सिलेबस से सवाल होने चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने पाठों से। तो एक अच्छा टेस्ट वही है जो विश्वसनीय हो, वैध हो, वस्तुनिष्ठ हो और व्यापक हो। हाँ, और व्यापक हो। ये चारों स्तंभ है। अब मान लीजिए कि हमने एक बहुत अच्छा टेस्ट लिया और हमें पता चला कि कुछ छात्र पीछे रह गए हैं। यहीं पर उपचारात्मक शिक्षण की भूमिका आती है ना? हाँ, और ये डॉक्टर मरीज वाली तुलना इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छा, ये कैसे? इसके 2 चरण हैं। जब कोई छात्र लगातार कमजोर प्रदर्शन करता है तो टीचर को डॉक्टर की भूमिका निभानी पड़ती है। पहला चरण है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदान मतलब कारण का पता लगाना। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट या एक्सरे करता है, वैसे ही शिक्षक ये जानने के लिए एक खास टेस्ट लेता है कि बच्चे को दिक्कत कहाँ और क्यों आ रही है। अच्छा, क्या उसे जोड़ना नहीं आता या उसे हासिल वाले सवालों में दिक्कत है। इस टेस्ट का मकसद नंबर देना नहीं, सिर्फ कमी के कारण को पिन पॉइंट करना है। मतलब इसमें पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ जांच होती है। डायग्नोसिस नॉट ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। और जब एक बार कारण पता चल गया तब दूसरा चरण शुरू होता है, उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग। यानी उपचार, इलाज। जी, निदान में जो कमियां मिली हैं उन्हें दूर करना। इसके लिए शिक्षक बच्चे को शायद दूसरे तरीके से दोबारा पढ़ाता है, उस पर व्यक्तिगत ध्यान देता है और अभ्यास कराता है। तो ये डॉक्टर वाली एनालॉजी तो कमाल की है। इट मेक्स सो मच सेंस। तो अगर हम इस प्रक्रिया को देखें तो इसका सही क्रम क्या बनता है? सही क्रम प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्रम है सबसे पहले शिक्षण, फिर मूल्यांकन, अगर कोई कमी दिखती है तो निदानात्मक परीक्षण, कमी का कारण जानने के लिए। हाँ, फिर उस कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण, और आखिर में फिर से मूल्यांकन, ये देखने के लिए कि इलाज काम आया या नहीं। ये एक पूरा चक्र है। ये तो सीखने सिखाने का एक पूरा वैज्ञानिक तरीका हो गया। अच्छा, अंत में अगर हम इन सभी सिद्धांतों को संस्कृत शिक्षण से जोड़कर देखें तो वहाँ मूल्यांकन के मुख्य बिंदु क्या होंगे? संस्कृत एक भाषा है और किसी भी भाषा का मूल्यांकन उसके चारों कौशलों के आधार पर होना चाहिए। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। जी, पहला है श्रवण कौशल, यानी सुनकर समझने की क्षमता। क्या छात्र सरल संस्कृत के निर्देश सुनकर उसका अर्थ समझ पा रहा है? दूसरा है वाचन कौशल, यानी बोलने की क्षमता। क्या वो श्लोकों का उच्चारण शुद्धता और सही आरोह अवरोह के साथ कर रहा है? इसके लिए मौखिक परीक्षा सबसे जरूरी है। और बाकी दो? तीसरा है पठन कौशल, यानी पढ़कर समझने की क्षमता। बिल्कुल। और चौथा है लेखन कौशल। क्या उसकी वर्तनी शुद्ध है? क्या वो विभक्ति, लिंग और वचन का सही प्रयोग कर रहा है? एक अच्छा संस्कृत का मूल्यांकन इन चारों को सही से परखता है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि मूल्यांकन सिर्फ नंबर देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक जरिया है। बिल्कुल, हमने मापन और मूल्यांकन के फर्क को समझा और CCE के पीछे के बड़े विचार को भी जाना, जो बच्चे को सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति के तौर पर देखता है। साथ ही हमने एक अच्छे टेस्ट के 4 स्तंभों, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता की गहराई को समझा। और सबसे जरूरी, हमने निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की डॉक्टर मरीज वाली प्रक्रिया को समझा। जी, यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर हमारे पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड को कैसे बदला जा सकता है ताकि वे सिर्फ अंकों की एक लिस्ट न हो, बल्कि किसी छात्र की ताकत, उसकी कमजोरियों और उसकी अनूठी क्षमताओं की एक ज्यादा व्यापक और सच्ची तस्वीर पेश कर सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।